Hello guys, today we now discuss about nasogastric tube. nasogastric tube के बारे में हम जानेंगे, इसका डेफिनेशन, पर्पस, यह कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस पेशेंट को लगाते हैं, किसको नहीं लगाते हैं, इसमें क्या क्या अपने को आर्टिकल चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्ट इन स्टोमक थ्रो नोस्ट्रिक या फिर नोज, ऐसा नो। अब इसके पर्पस के बारे में बात करते हैं तो इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। तो प्रोवाइड फीडिंग, इससे हम फीडिंग भी दिला सकते हैं पेशेंट को। गैस्ट्रिक एनालिसिस, हमें गैस्ट्रिक एनालिसिस जैसे हमें HCl वगैरह का pH वगैरह देखनी हो तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लावाज, अगर किसी किसी ने अगर पॉइजन ले लिया है तो उसे हम गैस्ट्रिक लावाज भी कर सकते हैं। और टू डिकम्प्रेस द स्टमक, और हम स्टमक की गैस को रिमूव भी कर सकते हैं किसी को अगर भारीपन जैसा लग रहा हो तो। अब इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ये किसको लगाते हैं, इंडिकेशन मतलब हम किसको ये प्रोसीजर करते हैं या किसको हम NG ट्यूब लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अनकॉन्शियस पेशेंट को लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो उसमें एब्सेंट होता है, और पॉइजन पेशेंट को हम NG ट्यूब लगाते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है, तो प्रोसीजर ऑफ NG ट्यूब, तो NG ट्यूब के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले हमें सही पेशेंट को पहचानना है, और सही पेशेंट को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके हाथ पर क्या बंधा होगा, ID बैंड बंधा हुआ होगा। अगर कोई बच्चा होगा तो उसके पैर पर हम ID बैंड बांधेंगे, ऐसा नो। तो अब इसमें हमें आर्टिकल क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें आर्टिकल क्या चाहिए, तो NG ट्यूब चाहिए। NG ट्यूब दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगल लूमेन ट्यूब होता है, और इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड फीडिंग। इसका यूज़ होता है हमें फीडिंग प्रोवाइड करवाना और गैस को रिमूव करना। और डबल लूमेन ट्यूब जो होता है वो सेलमसम, जिसका दूसरा नाम होता है सेलमसम ट्यूब। इसका यूज़ होता है गैस्ट्रिक लावाज में, जब सेक्शन स्टोमक इरिगेशन, मतलब जब कोई पेशेंट पॉइजन ले लेता है या कोई भी ऐसा चीज़ ले लेता है जिसे हमें पेट से बाहर निकालना हो, तो हमें यह डबल ल्यूमेन का यूज़ करना है। अब हम साइज की बात करते हैं तो NG ट्यूब कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है BBWGORY, बिबासा बासु वाइट गोरी, ऐसा नो। अब हम बात करते हैं तो जो बिबासा होता है मतलब ब्लू कलर का, वो कितना फ्रेंच का होता है, 8 फ्रेंच का होता है, और ये किस में यूज़ करते हैं हम, नियोनेट में। और जो 10 फ्रेंच का होता है वो कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का, और वो हम किस में यूज़ करते हैं, इन्फेंट में। वाइट जो होता है वो 12 फ्रेंच का होता है, और ग्रीन जो होता है वो 14 फ्रेंच का होता है। ये दोनों हम चाइल्ड में यूज़ करते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो ऑरेंज होता है वो 16 फ्रेंच का होता है, जो हम फीमेल एडल्ट में यूज़ करते हैं। और इसके बाद में हम रेड कलर का जो नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब होता है, NG ट्यूब होता है, वो 18 फ्रेंच का होता है, और हम एडल्ट में यूज़ करते हैं। और इसके बाद में जो येलो कलर का होता है 20 फ्रेंच का होता है, वो लगभग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होता है। और एक फ्रेंच इक्वल टू कितना होता है, तो 0.33 होता है। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में वो में आएगा, ना कि फ्रेंच में आएगा। तो हमने अपने को जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है साइज ऑफ NG ट्यूब, तो यहाँ पे जितना भी साइज है वो में लिखा हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करना होगा कि हमें एडल्ट में कितना फ्रेंच का हमें चाहिए थे। जैसे यहाँ 5.9 है, तो हमें यहाँ पे 18 से इसको मल्टीप्लाई किया 0.33, तो हमारा आंसर ये निकल के आया। इसके बाद में हमें जेली चाहिए, 2% जाइलोकेन जेली, यूज़ लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, लुब्रिकेंट जेली चाहिए। टाइप जेली की कौन कौन से टाइप होते हैं, तो 2% ऑयल सोल्यूबल जेली होती है, 2% वाटर सोल्यूबल जाइलोकेन जेली होती है, और KY जेली होती हैं, ये सर नो। जो KY जेली होती हैं वो हमें उस पेशेंट को यूज़ करते हैं जिस पेशेंट का सर्जरी हुआ है, और उसके बाद में हमें उसको NG ट्यूब लगाना है। क्योंकि KY जेली क्या होती है, वो हम जो सर्जरी के बाद वाले जो पेशेंट होता है उसको लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है वो एनेस्थीसिया नहीं होता है, उसमें ओनली जेली होता है। और जो डायलोगिन जेली आएगा उसमें लोकल एनेस्थेटिक आएगा, क्योंकि पेशेंट को पहले ही हमने ऑपरेट हुआ है तो उसका जो एनेस्थीसिया का असर है वो अब तक नहीं गया है, इसलिए हम लोकल KY जेली यूज़ करेंगे। इसके बाद हम 1% सोडा बाई कार्बोनेट यूज़ करेंगे। PH स्ट्रिप, सिरिंज, ग्लास, पेंसिल टॉर्च, एक्सरे मशीन टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब,
पोजीशन कौन सी दिलाएंगे एनजी ट्यूब में, तो हाई फाउलर पोजीशन रहेगा। क्योंकि रेशनल इसका हाई फाउलर पोजीशन क्यों देंगे, तो बिकॉज इजी टू स्वेलो, वो आसानी तरीके से उसे स्वेलो कर सकता है, ऐसा नो। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एनजी ट्यूब, हम जो अगर ठंड के टाइम पे जो एनजी ट्यूब होती है वो कड़क रहती है, तो उसे उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे हम लेके आएँ, तो सोक हमें सोक इन वाटर और कोल्ड वाटर, आइस वाटर या कोल्ड वाटर में हमें उसे सोक करके रखना है। अगर नहीं हो तो 2 से 8 डिग्री पर फ्रीज करके रखना है, ऐसा नो, फ्रीज करके रखना है। मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, हम एनजी ट्यूब का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो टिप ऑफ नोज, कहाँ से, टिप ऑफ नोज से लेकर देन 1 to 2 इंच बिलो जिपॉइड प्रोसेस, यह इसका मेजरमेंट होता है और यह भी इसका मेजरमेंट ही है। साइड सिलेक्शन ऑफ एनजी ट्यूब, हमें एनजी ट्यूब लगाना है किसी पेशेंट को, तो कौन सी साइड मतलब अच्छी रहेगी एनजी ट्यूब लगाने के लिए, राइट नोज सही रहेगा या लेफ़्ट नोज, तो इसके लिए हमें इसका रेशनल क्या बताएंगे हम, रिड्यूस चांस ऑफ ब्लीडिंग, हमें लेफ़्ट नोस्ट्रिल यूज़ करना है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का चांस कम होता है, क्योंकि जो राइट नोस्ट्रिल होता है वहाँ पे सेप्टम डिवाइडेशन होता है, इसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। इसके बाद में हम नोस्ट्रिल को क्लीन किससे करेंगे, तो 1% सोडा बाइकार्बोनेट से। लुब्रिकेंट की हमने बात कर लिया है, तो 3 से 4 इंच वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। डायरेक्शन यूज़ फॉर एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब के लिए डायरेक्शन कौन से यूज़ करेंगे, तो बैकवर्ड देन डाउनवर्ड देन विथ टूवर्ड, मतलब सबसे पहले बैकवर्ड, फिर उसके बाद में हम डाउनवर्ड जाएंगे और विथ टूवर्ड मतलब सीधा सीधा ऐसे चले जाएंगे, ऐसा ना। कि इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, हमें पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें उसे बताना है कि आप जो एनजी ट्यूब है वो पानी पीते जैसे गटकी है, तो पानी जैसे गटकेगा ना तो उसके क्या होगा, एपिग्लोटिस जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम अब जो एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं, तो उसका प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, हम एक्सरे की मदद से चेक करेंगे, पर एक्सरे जो रहता है वो डॉक्टर ही यूज़ करता है, इसीलिए उसका जो प्लेसमेंट होता है मोस्ट कॉमन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम एस्पिरेट जो एनजी ट्यूब हमने डाला है उसे हम एस्पिरेट करके उसका पीएच जो है हम चेक कर सकते हैं, ऐसा नो। केयर प्रोवाइड पेशेंट टू हु इज़ हैविंग द एनजी ट्यूब फीडिंग, तो हमें एनजी ट्यूब जो पेशेंट किसी को लगा है तो हम उसे फीडिंग दे रहे हैं तो कैसे केयर करेंगे, तो अगर कंटिन्यूस फीडिंग 2 तरह की होती है, कंटिन्यूस फीडिंग, बोलस फीडिंग। जो कंटिन्यूस फीडिंग होती है लेस क्वांटिटी गिव इन मोर टाइम, मतलब हमें जो क्वांटिटी कम रहेगी पर हमें ज़्यादा समय तक देना है, रेशनल बिकॉज पेशेंट डोंट टॉलरेट वेरी मच फूड एट वन टाइम, एक साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकता है। बोलस फीडिंग लार्ज क्वांटिटी फूड फॉर गिविंग लेस टाइम, मतलब ज़्यादा खाना देना है हमें और कम समय तक के लिए देना है, तो इसका जो टाइम रहेगा वो 20 मिनट रहेगा, और जो इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सीरिंज फीडिंग या ग्रेविटी फीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें है तो अभी बहुत सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। बिफोर एवरी फीडिंग देने से पहले हमें नर्सिंग ऑफिसर क्या चेक करेगा, तो चेक प्लेसमेंट ऑफ एस बाय प्लेसमेंट कैसे चेक करेगा, एस्पिरेट चेक करके। ये आफ्टर री इंसर्ट द स्टोमक कंटेंट 10 मिनट, रेशनल, इसका रेशनल क्या बताएंगे हम, प्रिवेंट रिगर्जिटेशन और रिगर्जिटेट ना करें। आफ्टर फीड चेक द स्टोमक पीएच, हमें फीड देने के बाद में हम उसका पीएच कब तक कितने टाइम तक बाद में हम चेक कर सकते हैं, तो 20 से 30 मिनट में हम उसका पीएच चेक कर सकते हैं। इसका रेशनल क्या होगा, तो बाय HCl डाइल्यूट विथ स्टोमक, जो HCl होता है वो स्टोमक कंटेंट के अंदर डाइल्यूट हो जाता है। स्पेशल पेशेंट की हम बात करते हैं, तो ट्रोमा पैरालिसिस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो इसमें क्या करेंगे, जो बिफोर फीड चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, हम इसमें फीड देने से पहले हम उसका क्या करेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करेंगे कि जो रिमेन अमाउंट है स्टोमक के अंदर, नॉर्मल कितना होता है 100 ml, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम उसे नहीं देंगे, नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml होता है, अगर 100 ml होता है तो हम उसे फीडिंग देंगे, अगर 100 ml से ज़्यादा होगा तो हमें नेक्स्ट जो फीडिंग होती है वो अवॉइड करना रहेगा, और जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम हमने मतलब पानी जो निकाला है या पिए जो भी एसिड हमें निकाला है उसे वापस री इंसर्ट करना है, क्योंकि अगर हम री इंसर्ट नहीं करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का दिक्कत हो जाएगा, और जो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेन रहेगा इसमें हम बात करते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा, ऐसा ना। और उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। अगर डायरिया किसी पेशेंट को है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसा ना।
कंटिन्यूस फीड हम कब तक दे सकते हैं, तो 12 से 14 घंटे तक हम दे सकते हैं। एवरी बैग कंप्लीट द फीड 2 to 4 आवर। रेशनल क्या रहेगा इसका, प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमें जो बैग रहेगा हमें कितने समय बाद चेंज करना है, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें उसे देना है या चेंज करना है। बोलस फीड हम कितने मिनट में देंगे, 20 मिनट में देंगे। फीडिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, तो एज रूम टेम्परेचर कितना रहेगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है हमारे स्टोमक के, वो बढ़ जाएंगे, तो उससे पेशेंट को क्या होगा, डायरिया भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी यही होता है एनजी ट्यूब का, डायरिया। ऐसा नो मेडिसिन गिव वाया एनजी ट्यूब। तो एनजी ट्यूब से हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देना हो तो हम कैसे देंगे, उसे हम क्रश करके देंगे, ऐसा नो। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे इसके एनजी ट्यूब के, तो वॉमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन या प्रेशर सॉर। तो वॉमिटिंग कैसे हो सकता है, तो अगर उनका पोजीशन सही नहीं होगा तो उससे वॉमिटिंग हो जाए। डायरिया कैसे होगा, अगर उस फीड का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं रहेगा तो उससे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एनजी ट्यूब का डायरिया ही होता है, ऐसा ना। इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो वहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रेशर सॉर, रेगुलर प्रेशर, रिलीव प्रेशर एंड चेंज फिक्सेशन पॉइंट। अगर वहाँ पर लगातार प्रेशर एक ही जगह पर बना रहेगा तो वहाँ पर प्रेशर शॉर्ट भी हो सकता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या क्या हो सकते हैं एनजी ट्यूब के, तो केरोसिन वाले पेशेंट को नहीं देना है। पेट्रोल, डीजल या जो भी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन ले लेता है, केमिकल सब्सटेंस ले लेता है, तो उसे हमें आप एनजी ट्यूब नहीं लगाना है, क्योंकि जो इरिटेट रहेगा म्यूकोजल मेम्ब्रेन, हम उसे वहाँ पर एनजी ट्यूब में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वहाँ जैसे हम फ्लश करेंगे तो या लावाच या जो होता है, हम लावाच या घावाच करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनमें से थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट है वो बाहर निकलेगा, तो वो क्या करेगा, हमारी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसे हम इरिटेट करेगा। इसलिए हम केरोसिन वाले पेशेंट और पेट्रोल में अवॉइड करते हैं और वो अपने आप सही हो जाता है, ऐसा ना। तो आज के बारे में इतना ही था एनजी ट्यूब के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।